बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल, अच्छी खबरें भी आ रही हैं और उन अच्छी खबरों को बुरी खबरों में तब्दील करने की कोशिशें, साजिशें, प्लानिंग भी की जा रही है। अच्छी खबरें ये हैं कि जो भी एक प्लान तैयार किया गया था रिटर्निंग अफसरों के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आइंदा आम इंतखाबात को परगंदा करने के लिए और पाकिस्तान के अवाम को अपने मर्जी के नुमाइंदे मुंतखब करने से महरूम करने के लिए जो प्लानिंग की गई थी आरओस के जरिए, रिटर्निंग अफसर के जरिए और ब्यूरोक्रेसी के जरिए, नौकरशाही के जरिए, वो प्लानिंग जो है वो नाकाम होती हुई नजर आ रही है, बल्कि नाकाम हो चुकी है। और मुल्क भर से जो इत्तलाआत आ रही हैं, चारों सूबों से, मरकज से, हाई कोर्ट्स जो कि सूबाई हाई कोर्ट्स हैं, वहां से जो इत्तलाआत आ रही हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल वो तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जो कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तहत रिजेक्ट किए गए थे और उनको इलेक्शन अमल से बाहर रखने के लिए बाकायदा एक प्लान तैयार किया गया था, वो प्लान सबोटाज होता हुआ नजर आ रहा है। और लाहौर हाई कोर्ट हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, बलूचिस्तान हाई कोर्ट हो, पिशावर हाई कोर्ट हो, सिंध हाई कोर्ट हो, कोई भी बेंच है, खा वो मरकजी प्रिंसिपल सीट्स पे हैं या फिर इलाकाई जो बेंचेस हैं वो काम कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट, तमाम हाई कोर्ट्स के जो ऑनरेबल जजेस हैं जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल का इस वक्त काम कर रहे हैं, वहां से ये आरओ के फैसले धड़ाधड़ रद्दी की टोकरी में जा रहे हैं और कोई शाज़ व नादिर ही है कोई फैसला बचा हो, वरना आरओ के तमाम फैसले रद्दी की टोकरी में जा रहे हैं। और ऐसे इंकशाफात हो रहे हैं कि आरओस को लिख कर फैसले दिए गए और उसमें उन्होंने फुल स्टॉप और कॉमा भी तब्दील करने की जरूरत महसूस नहीं की और उनको यह भी नहीं पता था कि वो जिन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दे रहे हैं उनके आगे क्या लिखा हुआ है और उनके पीछे क्या लिखा हुआ है। और वो ये भी नहीं जानते थे कि जिन फैसलों का हवाला दे रहे हैं आगे जाके इसकी बिल्कुल नफी हो जाती है। तो उनको ये सब कुछ कौन फराहम कर रहा था, कौन दे रहा था, ये सारी बातें अब ओपन कोर्ट में सामने आ रही हैं। और आरओज जो कि पहले दिन से ही जिनके बारे में शकूक व शुबहात का इजहार किया गया था, जस्टिस अली बाकर नदवी साहब ने उन्हीं आरओज को काम करने से रोका था और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के चारों अरकान से यह कहा था कि वो अपने फैसले पर नजरसानी करें, लेकिन उनकी बात सुनने के बजाय आनन फानन रात की तारीकी में एक हुक्म सादिर कर दिया गया और तमाम हाई कोर्ट्स को यह हुक्म दे दिया गया और उनका जो आईनी अख्तियार है, ये कभी नहीं हुआ कि उनके आईनी अख्तियार को सस्पेंड कर दिया गया हो, मुअत्तल कर दिया गया हो एक अदालती हुक्म के जरिए। तो ये काम भी हुआ और इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो मुलाकात हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, उसके नतीजे में जो पिटीशन आई वो हमने देखी और फिर जो फैसला हुआ ये बिल्कुल दुरुस्त है कि 8 फरवरी का इलेक्शन शेड्यूल मुतासर नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके नतीजे में जो पूरे मुल्क में गदर मचा और जो गदर मचाया गया, सरकारी हुकूमती सरपरस्ती में जो पुलिस गर्दी हुई, वो सारी की सारी दुनिया ने देखी और इस वक्त पूरी दुनिया में वो सारे के सारे जो वीडियोस, ऑडियोज जो है वो तमाशा बने हुए हैं। इक़्तिदार के आलमी ऐवानों में भी और आलमी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भी उन्हीं ऑडियोज और वीडियोस का जिक्र हो रहा है और बड़े बड़े ममालिक के तर्जुमान जो हैं वो उनका कोई जवाब नहीं दे पा रहे, क्योंकि जो हकीकत है वो छुप नहीं सकती। और सोशल मीडिया, इसीलिए सोशल मीडिया जो है उसको कहा जा रहा है कि इसको अब क्रश कर देना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए ही तमाम खबरें मंजरे आम पर आ रही हैं और सरकारी ज़राए अबलाग जो हैं, मैं तो उनको भी सरकारी ज़राए अबलाग समझता हूं, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो भी कोई खबर देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि इधर कुछ रखा हुआ है, तो इसलिए वो कोई खबर देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सिचुएशन चल रही है। बरतानवी जरीदे, आलमी जरीदा कहना चाहिए कि इकोनॉमिस्ट में जो मजमून छपा, उस मजमून के आफ्टर शॉक्स जो हैं वो अभी तक महसूस किए जा रहे हैं और पाकिस्तान के इक़्तिदार पावर कॉरिडोर्स में उसके आफ्टर शॉक्स ज्यादा महसूस किए जा रहे हैं। और अब बजाय इसके कि उन इल्जामात की तस्दीक की जाए और उन इल्जामात का अजाला किया जाए और मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात करवाने के लिए रास्ता हमवार किया जाए,
ایسا نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے، عالمی تحقیقات ہونی چاہیے کہ اڈیالہ جیل میں اس قیدی کے پاس کاغذ اور پینسل کیسے گئے، اور اس کاغذ اور پینسل سے انہوں نے یہ سب کچھ لکھا کیسے، اور پھر وہ سارا کچھ جیل سے باہر کیسے آیا، اور باہر آ کے پھر عالمی جریدے تک پہنچا کیسے، اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ آپ اندازہ کریں، تصور کیجئے کہ یہ ابھی بھی پتھر کے زمانوں میں رہتے ہیں، اور پتھر کے زمانوں میں رہ کے پاکستان جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور واحد دنیا کی اسلامی مملکت ہے، جوہری طاقت ہے، اس کا ایک آئین ہے، پارلیمان ہے، عدلیہ ہے، میڈیا ہے، دستور ہے، قانون ہے، اس سب کو سبوٹاژ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اپنی مرضی کے انتخابات کروا لے گی لاڈلا سرکار، اور لاڈلا سرکار جو ہے وہ ابھی تک بغیر الیکشن کے اقتدار میں آ جائے گی۔ یہ محفل ہر جگہ سجائی جا رہی ہے، اور اس محفل کے سجائے جانے میں بہت سارے کردار جو ہیں وہ آشکار ہو چکے ہیں۔ عمران خان صاحب نے جو لکھا، ایک بار پھر میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ آگے جا کے جو سچویشن ہے وہ اسی طرف جا رہی ہے، اور ایک اور بھی اہم ترین بات بھی آپ سے شیئر کرنی ہے۔ عمران خان صاحب نے لکھا کہ انہوں نے واضح طور پر لکھا کہ موجودہ منظر نامے میں انتخابات ایک مذاق ثابت ہوں گے، اور برطانوی جریدے کو انہوں نے جو برطانوی جریدے ان کا مضمون چھپا ہے، انہوں نے کہا جی کہ آئندہ عام انتخابات ایک تماشا ہوں گے، معاشی تباہی کی پیشگوئی ہے، اور اس لیے انہوں نے واضح طور پر لکھا کہ گزشتہ سال مارچ میں سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود پنجاب میں 14 مئی کو قبل از وقت انتخابات نہ کرانے کے اقدام نے ملک میں انتخابات کے لیے سب سے بڑے ادارے الیکشن کمیشن کو داغدار کیا۔ 9 مئی کے واقعات کو فالس فلیگ آپریشن قرار دیتے لکھا کہ ان کی جماعت پر فوجی تنصیبات پر حملے اور جلاؤ گھڑاؤ کا الزام عائد کیا گیا، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی ملک کی مقبول ترین جماعت ہے، جبکہ الیکشن کمیشن اس پارٹی کو انتخابات میں حصہ لینے کے حق سے محروم کرنے کے لیے بے چین ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ عدالتیں روزانہ اپنی ساکھ کھو رہی ہیں۔ عمران خان نے اپنے خلاف غداری، پی ٹی آئی کو ورکرز کنونشن منعقد کرنے کی اجازت نہ دینے، سائفر تنازع اور 2021 میں عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے عہدے سے ہٹائے جانے سمیت دیگر الزامات پر بھی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ اس صورتحال میں اگر انتخابات ہوتے ہیں تو یہ تباہی اور تماشا ہوگا، کیونکہ پی ٹی آئی کو انتخابات مہم چلانے کی بنیادی حق سے محروم رکھا جا رہا ہے، اور انتخابات کا اس طرح کا مذاق مزید سیاسی عدم استحکام کا باعث بنے گا۔ اس کے نتیجے میں پہلے سے غیر مستحکم معیشت مزید خراب ہوگی، اور منصفانہ انتخابات کا مطالبہ انہوں نے کیا اور کہا کہ بدقسمتی سے جمہوریت خطرے میں ہے اور ہم ان تمام محاذوں پر مخالف سمت میں جا رہے ہیں۔ یہ انہوں نے نشاندہی کی، اور پھر انہوں نے بہت سارے حقائق جو ہیں وہ بھی انہوں نے آشکار کیے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ان کی ایک ایک بات جو ہے وہ سچ ہو رہی ہے۔ اس وقت جو میرے سامنے ملک بھر سے جو اطلاعات آ رہی ہیں، اس میں ریٹرننگ افسروں کے سارے فیصلے قلعدم قرار پا رہے ہیں۔ تو ایک ہے جی جسٹس ارباب طاہر، اسلام آباد ہائی کورٹ، انہوں نے کہا جی کیا ریٹرننگ افسر 62(1)(f) کے تحت کاغذات مسترد کر سکتا ہے؟ تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ نہیں کر سکتا، تو آپ ان کو نوٹس کرتے یا آپ کو بتا دیتے۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جسٹس ارباب طاہر صاحب نے اور باقی بھی آنریبل ججز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو کہہ رہے ہیں کہ کم از کم آر اوز کو قانون تو بتا دیتے، ورنہ آپ خود ساتھ بیٹھ جاتے، جو کچھ بھی کرنا تھا آپ خود ساتھ بیٹھتے، ان کو بتاتے کہ جناب اس طریقے سے یہ کام کرنا ہے، وہ سمجھ جائیں کہ وہ بتا رہی ہے، اعلیٰ عدلیہ بتا رہی ہے، الیکشن ٹریبیونل کے آنریبل ممبرز بتا رہے ہیں، الیکشن کمیشن کو کچھ تھوڑا سا شرم حیا دلانے کی کوشش کریں، لیکن اس طرح سے کوئی آئے گی نہیں۔ اسی طریقے سے یہ شعیب شاہین صاحب کا معاملہ ہوا، انہوں نے کہا جی یہ ریٹرننگ افسر کھڑے ہیں، میں نے کہا کوئی اعتراض ہے تو بتا دیں، تو جسٹس ارباب طاہر صاحب نے کہا کہ وہ بعد میں ان کو موصول ہوئے ہوں گے، اس لیے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آنریبل ججز کو بھی پتا ہے کہ یہ لسٹیں کہاں سے آئیں، نیگیٹو لسٹیں آئیں کہ جناب ان امیدواروں کے کاغذات آپ نے نامزدگی مسترد کرنے ہیں، اور وہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور اس طریقے سے زلفی بخاری کے کاغذات منظور ہو گئے، راجہ بشارت صاحب کے کاغذات منظور ہو گئے، قاضی احمد اکبر صاحب کے کاغذات منظور ہو گئے، یہ راول پنڈی کی بات کر رہا ہوں میں، میجر ریٹائرڈ کے ستی صاحب کے کاغذات منظور ہو گئے، چودھری ندیم افضل کی بنٹی کی اپیل خارج ہوگی، اور اس طریقے سے یہ سارے کاغذات منظور اور ایک اپیل خارج ہوئی۔ دوسری جانب فواد چودھری صاحب کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں اور ان کو بھی اجازت مل گئی، شیخ راشد شفیق کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں، ان کو بھی اجازت مل گئی ہے۔ اس طریقے سے کراچی سے
इत्तलात आ रही हैं, सिंध हाई कोर्ट से आ रही हैं, पिशावर हाई कोर्ट से आ रही हैं, वहां से भी कागजात मंजूर, आतिफ खान साहब के कागजात जो हैं वो मंजूर हो गए हैं। और इसी तरीके से NA 6061 से फवाद चौधरी साहब के कागजात मंजूर हो गए हैं। विहाड़ी से ताहिर इकबाल, जाहिद इकबाल साहब के कागजात मंजूर हो गए, PTI के उम्मीदवारान थे, इन सब के कागजात मंजूर हो रहे हैं और मुसलसल हुए जा रहे हैं। तो ये कहीं एक से इत्तला नहीं आ रही, बल्कि पूरे मुल्क से ये इत्तलात आ रही हैं। और अब थोपकी का ये आलम है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ये फैसला फरमाया है, इलेक्शन कमीशन ने, कि अब हम इनके खिलाफ फैसले करेंगे जी जारी। और इसी तरीके से NA 91 भक्खर से मोहम्मद सनाउल्लाह मस्ती खेल के कागजात भी मंजूर हो गए हैं। तो ये सारी की सारी इत्तलाआत जो हैं हर जगह से आ रही हैं। जितने भी उम्मीदवारान के कागजात मुस्तरद किए गए थे, इन सब के कागजात मंजूर हो रहे हैं और अपीलें मंजूर हो रही हैं और रिटर्निंग अफसरों के फैसले खारिज हो रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो सिचुएशन है, ये पूरी दुनिया ये देख रही है कि किस तरीके से ये सारे काम किए। एक और इस्लामाबाद में एक केस आया और उसमें एक आजाद उम्मीदवार, उसकी प्रॉपर्टी निकाल दी गई। तो उस नौजवान ने हाई कोर्ट के अंदर ये कहा, उन्होंने कहा जनाब मेहरबानी करें ये प्रॉपर्टी मुझे दे दें और मैं इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाता हूं, ये जिन्होंने प्रॉपर्टी किया, क्योंकि प्रॉपर्टी उनकी है नहीं। और कहीं से भी उन्होंने कहा जी मैंने तो सोसाइटी का नाम भी नहीं सुना। ये उम्मीदवार हैं हमजा अली हारून है। उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा जी ना तो मेरा कोई प्लॉट है ना किसी और जगह प्लॉट है, तो ये जो सोसाइटी से प्लॉट निकालने हैं तो ये कहां से निकल आए। तो यहां तक मामला हो रहा है। अब आते हैं असल जो सिचुएशन चल रही है, जो सूरत हाल डेवलप हो रही है। दूसरी जानिब कमरा अदालत नंबर 1 में लार्जर बेंच मौजूद है और चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की सरबराही में, और ताहियात नाअहली खत्म करने का मामला है। वकला जो मुआवनीन वकला हैं, उनसे मुआवनत तलब की गई है, उनसे माहिराना आईनी राय ली गई है। वकला अपना कंधा देने के लिए तैयार नहीं है और वकला जो हैं वो बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंटेंशन क्या है इस केस को टेकअप करने की, ताहियात नाअहली खत्म करने का मामला जो है, इसकी इंटेंशन क्या है, इसके पीछे छुपा क्या हुआ है, क्या राज है। और वो राज पूरी दुनिया जानती है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। क्योंकि लाडला सरकार की जो है वो लाडला सरकार को लाना है और उसके लिए उनकी नाअहली खत्म करनी है, और नाअहली खत्म करने के लिए ये इतनी बड़ी महफिल सजाई हुई है। अगर ये मामला होता एक सीधा सीधा तो फुल कोर्ट बैठ जाती, तमाम के तमाम ऑनरेबल जजेस होते, वो इस इशू को टेकअप करते, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसीलिए वकला जो हैं वो जैसे ही नवाज शरीफ साहब का नाम लेते हैं तो फौरन उनको रोक दिया जाता है कि नहीं नहीं नहीं, इसको पॉलिटिकल नहीं बनाना। तो पॉलिटिकल नहीं बनाना तो है ही सारा पॉलिटिकल, क्योंकि जिस शख्स के लिए ये सारी महफिल सजाई गई है तो उस शख्स का नाम क्यों ना लिया जाए। इसलिए आईनी माहिरीन, कानूनी माहिरीन, सीनियर वकला अपना कंधा देने के लिए तैयार नहीं है कि कहा जाए कि जनाब मखदूम अली खान साहब ने भी ये कहा और भंडारी साहब ने भी ये इसकी तायद की, फलां खुरम साहब ने भी तायद कर दी, फलां साहब ने भी तायद कर दी, तो इन सारों ने तायद कर दी, इसलिए हम ये फैसला सुना रहे हैं। तो ये भी हो रहा है। तो देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। खेल अभी बाकी है मेरे दोस्तों। इमरान खान साहब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जनाब फैसले तो हो चुके। तो मेरा ख्याल है कि फैसलों के खिलाफ अपीलें भी होने वाली हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।